वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरविंद यादव आपके सामने एपीएस क्लासेस कुड़वार बायोलॉजी जोन से। जैसा कि हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स जो इकाई दूसरी इकाई है क्लास 12th की बायो में। तो वहाँ पर हम लोग जेनेटिक्स में आनुवांशिक रोगों के बारे में चर्चा करनी थी हमें। आनुवांशिक रोग यानी कि वे रोग जो पेरेंट्स से संतानों में जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये बात हम लोग शुरुआत में जेनेटिक्स की परिभाषा से ही वंशागति को समझे होंगे, तो वहां पर आपको ये पता होगा कि आनुवंशिक रोग यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो ये आनुवंशिक रोग जो है दो तरह से हो सकता है। अब दो तरह से होने का मतलब क्या है? जैसे हम मनुष्य में कहें कि मनुष्य में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो नॉर्मली बोलेंगे कि दो टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। अब दो टाइप्स के क्रोमोसोम का मतलब ये हो गया, एक उनका सोमैटिक गुणसूत्र और दूसरा हो गया उनका सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम या हेट्रोसोम्स कह सकते हैं। तो ये दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं, भाई गर्मी बहुत है, तो दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं, तो इन क्रोमोसोम में जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य में दो तरह के जो क्रोमोसोम हैं, यानी कि जो मानव है तो मानव में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। एक को बोलते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम और दूसरे को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब आपको सेक्स क्रोमोसोम्स, तो यहां पर देखिए जो ऑटोसोम है, तो मनुष्य के केस में बात करेंगे तो मनुष्य के केस में जो ऑटोसोम होता है वो मेल और फीमेल, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना, 22 पेयर होते हैं। और जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। जबकि फीमेल में तो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र भी समान होता है, इसलिए फीमेल को होमोफिलिक सेक्स भी कहते हैं या होमोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं फीमेल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यानी कि मनुष्य में जो 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, 23वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, यही गुणसूत्र जो है आने वाली संतति के लिंग का निर्धारण करता है कि जो संतति बनेगी, जो प्रोजनी बनेगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। इसका निर्धारण जो है 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र से होता है, ठीक है ना। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, अर्थात इसको आप नॉर्मली यक्स वाई बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो फीमेल का 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो यक्स यक्स ही होता है, जबकि मेल में वो डिफर करता है, इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को एक्स वाई कहते हैं। और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स से छोटा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आज हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, अर्थात 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर म्यूटेशन हो जाए तो जीवों के शरीर में कौन सी बीमारियां होंगी, ये पढ़ना है। और आपके एनसीईआरटी क्लास 12 के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके सिलेबस में दो डिजीज को यहाँ पर दिया गया है। एक डिजीज है हीमोफीलिया करके, और दूसरी डिजीज जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ये दो डिजीज दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये कैसे रोग हैं? ये यक्ष संलग्न आनुवांशिक रोग हैं, और वो भी सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम का मतलब ये हो गया 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो यक्ष क्रोमोसोम होता है, उस यक्ष क्रोमोसोम के जो जीन होंगे उसमें अगर म्यूटेशन होगा तो ये बीमारी होने की संभावना है। ये कैसे होगा? सबसे पहले कहाँ देखा गया, किसने देखा, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जस्ट तुरंत चर्चा होगी। तो आज बिना देरी किए हुए आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। इसके पहले टॉपिक यानी पहली बीमारी जो होगी वो हीमोफीलिया
हीमोफीलिया के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो हीमोफीलिया, ठीक है ना, तो यानी कि वो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए जो हीमोफीलिया है भाई ना, हीमोफीलिया, तो ये हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के बारे में सबसे पहले अगर जो अध्ययन के बारे में बात हुई तो यूरोप में, ठीक है ना, यूरोप में सबसे पहले जॉन ऑटो, ठीक है ना, जॉन ऑटो और एक साइंटिस्ट थे हे, और एक लोग थे बोएल्स। वैसे तो दो तीन लोग और हैं, लेकिन ये जो है तीन साइंटिस्ट जो हैं, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले यूरोप के लोगों में इसकी वंशावली को सबसे पहले देखा था, सबसे पहले अध्ययन किए थे। उसके बाद इनके बाद एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट हैं हेल्डेन। तो हेल्डेन ने ये बताया, अब हेल्डेन ये जो है इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताए। हेल्डेन जो है ये इंग्लैंड के लोगों में इन्होंने अध्ययन किया, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, इंग्लैंड के लोगों में सबसे पहले हेल्डेन ने वहां की रानी विक्टोरिया, यानी एक बड़ा राजघराना था, वहां पर इन्होंने क्या किया, उस घर में इस हीमोफीलिया के रोगों की जांच पड़ताल करते हुए उन्होंने पाया रानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया का जीन इनके क्रोमोसोम में मिला, अर्थात रानी विक्टोरिया को हीमोफीलिया हुआ था। जबकि, ठीक है, जबकि रानी विक्टोरिया के जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, उनको क्या था, उनको हीमोफीलिया नहीं था। और ये भी बात है, अब रानी विक्टोरिया जो हैं, ये जो रानी विक्टोरिया हैं, इनके प्रोजनी में यानी इनकी संतानों में भी हीमोफीलिया का जीन देखा गया था, ठीक है, मतलब विक्टोरिया की जो संतानें थी, जबकि इनके हस्बैंड भी नॉर्मल थे, मतलब इनके हस्बैंड को भी हीमोफीलिया नहीं हुआ था। तो इससे अनुमान लगाया गया कि जब इनके पेरेंट्स को हीमोफीलिया का जीन नहीं था, मतलब पेरेंट्स को भी हीमोफीलिया नहीं हुआ था और इनके हस्बैंड को भी नहीं हुआ था, अर्थात ये ऐसा हो सकता है कि इनके यानी कि रानी विक्टोरिया जो थी, इनके जीन में म्यूटेशन होने के कारण, ठीक है ना, आप यहाँ पे बता सकते हैं विक्टोरिया में क्या हुआ, विक्टोरिया के जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की वजह से इनको क्या हो गया भाई, हीमोफीलिया, समझ आ रहा बच्चा, आएगा, ठीक है ना, हीमोफीलिया हुआ। तो अब बात आती है कि म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन क्या है भाई, जीन में, ठीक है ना, जीन में या आप कह सकते हैं गुणसूत्र में, आप सीधे बताएं, जीन में अचानक या एकाएक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन कहते हैं। बात समझ आ रही होगी भाई, जब अगर जीन में म्यूटेशन होगा यानी कि जीनोटाइप चेंज होगा, तो आपका स्वाभाविक है कि फिनोटाइप बदल जाएगा। बात समझ आ रही, यानी कि अगर आपके शरीर में अंदर से कुछ परिवर्तन होगा तो बाहर आपका रंग रूप आकार प्रकार बिल्कुल है कि बदल जाएगा। वो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन, यानी कुछ परिवर्तन एकाएक अचानक होने वाले परिवर्तन को ही। किसमें वो परिवर्तन होगा भाई, किसमें, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, किसमें, जीन में हो, गुणसूत्र में हो। अब ये तो एक छोटा सा नॉर्मल इतिहास हो गया। अब ये जानते हैं कि ये हीमोफीलिया होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं हीमोफीलिया के। तो हीमोफीलिया कौन, किसने, क्या है, इसके बारे में आप समझ गए। तो अब बात करेंगे कि हीमोफीलिया का कैरेक्टर क्या है, कैसे जानेंगे हीमोफीलिया है।
तो जो हीमोफीलिया का जीन होता है, हीमोफीलिया का जीन, ये 23वीं जोड़ी के यक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, यक्स पर पाया जाता है, जबकि वाई पर एब्सेंट होता है, वाई पर नहीं होता है। मतलब हीमोफीलिया का जीन जो है यक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा लेकिन वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। तो अब ये ध्यान रखना है कि अब जैसे ह्यूमन में क्या होगा, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि यक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, वाई पर इसका यानी हीमोफीलिया का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं मिलता है, यक्स पर मिलता है। और ये डिजीज जो है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र के 23वीं जोड़ी का जो यक्स गुणसूत्र होगा उस पर अगर ये जीन होगा तभी बीमारी काज करेगी, तभी वो आएगी, लेकिन यक्स पे ही रहेगा, वाई पर नहीं होगा। आइए अब इसकी बात थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करें हम लोग। जैसे अब इसमें क्या होता है, देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, आप यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या चोट लगने पर उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता है, अर्थात वो खून लगातार बहता रहता है। अब भाई अगर वो ब्लड आधे घंटे यानी 30 मिनट तक भी नहीं बंद हो रहा है, अर्थात 24 घंटे तक वो ना बंद हो, इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या हुआ है, हीमोफीलिया रोग हुआ है। ये बात बिल्कुल तय है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। जबकि एक नॉर्मल ब्लड क्लॉट, जो एक सामान्य ब्लड क्लॉट का जो टाइम है, ठीक है ना, नॉर्मल ब्लड क्लॉट का जो टाइम है वो नॉर्मली 2 से लेकर के 6 मिनट तक, मतलब 6 मिनट तक एक सामान्य चोट लगने पर किसी भी व्यक्ति में 2 से 6 मिनट के अंदर रुधिर जम जाता है, यानी रुधिर का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को हीमोफीलिया हुआ रहेगा तो इतने समय में उसका ब्लड बंद नहीं होगा, इतना समय ले सकता है। अगर डॉक्टर मतलब जैसे कि अगर वह ब्लड का बहना ना रोका जाएगा तो इसका मतलब उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि भाई जब ब्लड शरीर से पूरा निकल जाएगा तो उसका हार्ट कोलैप्स हो जाएगा उस समय, तो वैसे भी मर जाएगा। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर के संपर्क में भी तुरंत जाना चाहिए अगर आधे घंटे तक ब्लड नहीं रुक रहा है, ठीक है ना। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं कि ब्लड रुक जाए, बहना बंद हो जाए, नहीं हो रहा है, जिसका मतलब डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कुछ उपचार करेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो वो कुछ ना कुछ करेगा, नहीं तो एक समय आएगा भाई कि जिस व्यक्ति को ये डिजीज हुआ रहेगा वो सीधे कहाँ जाएगा, कहीं जाएगा, कुछ लोग कहेंगे स्वर्ग में जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे नर्क। अरे कौन आके बताया था कि ऊपर स्वर्ग है नर्क है, कुछ नहीं, हवा में ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति में ऐसे समाहित हो जाता है सब, ठीक है। तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं, कहीं भी जाए प्रकृति है। तो ये तो हो गया भाई नॉर्मल ब्लड क्लॉट, ठीक है। अब ये जो हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया में आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, थोड़ा अच्छे से बात को समझनी है यहाँ पर, कि अगर व्यक्ति को क्या हुआ कि ये हीमोफीलिया 2 तरह का होता है, ठीक है। हीमोफीलिया कितने 2 टाइप का होता है, यानी 2 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, मतलब 2 तरह का, एक को कह सकते हैं हीमोफीलिया ए और जो दूसरा है हीमोफीलिया बी, 2 तरह का हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो जो हीमोफीलिया ए है और जो हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया ए में ध्यान रखें कि हीमोफीलिया ए जो है इसमें ब्लड क्लॉट का यानी रुधिर स्कंदन का, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट का
फैक्टर नंबर 8, ये ध्यान रखना है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हीमोफीलिया ए में ब्लड क्लॉट का फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके अंदर ग्लोबुलिन की कमी के कारण हीमोफीलिया ए होता है। इसकी कमी के कारण ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या है भाई, प्रोटीन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, हीमोफीलिया ए, यानी जो सबसे पहले खोजा गया था उसे कहा गया हीमोफीलिया ए, जिसमें फैक्टर 8 जो है वो काम नहीं करता है, अर्थात ग्लोबुलिन की कमी होने के कारण हीमोफीलिया ए रोग हो जाता है। जबकि हीमोफीलिया बी में क्या होता है, हीमोफीलिया जो बी है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हीमोफीलिया बी में क्या होता है, ब्लड क्लॉट का, ठीक ना, ब्लड क्लॉट का फैक्टर 9 यूज होता है यहाँ पर, ठीक है ना, फैक्टर 9 ये वाला, तो इसकी कमी से, ठीक है ना, इसकी कमी से हीमोफीलिया बी होता है। और इसमें क्या कमी होती है भाई, अब जैसे आपको पता होगा कि रुधिर का स्कंदन किस सेल से होता है, यानी रुधिर का जमाव किस सेल से होता है, आपको पता है कि प्लेटलेट्स से। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, यानी थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, उस थ्रोम्बोसाइट यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का अभाव होता है इसमें, ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन के अभाव से हीमोफीलिया बी होता है, जिसकी खोज बाद में हुई, इस वजह से इसको हीमोफीलिया बी कहा गया, और जिसकी पहले हुई उसको हीमोफीलिया ए कहा गया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सारी बातें आपको, मतलब हीमोफीलिया 2 तरह का होता है। कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहें, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आएगी। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि हिपैरिन जो होता है यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ब्लड क्लॉट में सहायक होता है फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। अब आइए इस पर कुछ वंशागत के कुछ 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ, अब 1-2 न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे, न्यूमेरिकल क्या है भाई, वो थोड़ा सा कैसे वंशागत होती है बीमारी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1-2 छोटा सा सवाल वैसे नॉर्मल, जैसे हम आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 बात और समझ लीजिए भाई, ठीक है, पहले 2 बात समझ लीजिए, तब आपको सवाल बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे मेल यानी कि नर, मेल में क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है वो क्या है भाई, यक्स वाई होता है। जबकि फीमेल में 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र क्या होता है, यक्स यक्स ही होता है, अर्थात होमोफिलिक सेक्स होता है, यानी महिला जो होती है वो होमोफिलिक सेक्स होती है। तो अब देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो हीमोफीलिया हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों का जीन जो होता है वो यक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई पर नहीं होता है। आप शुरुआत में इस बात को देख चुके हैं। तो अब देखिए, जैसे मेल में भाई, मेल में क्या है, मेल में तो एक ही यक्स क्रोमोसोम है, अर्थात इस पर ये जीन काम करने लगा, वाई पर होता नहीं, इसका मतलब इसके पास एक ही यक्स है मेल के पास, और वो उस यक्स पर हीमोफीलिया का जीन एक्टिवेट है। इसका मतलब ये जो लड़का होगा या जो नर होगा वो क्या होगी भाई, ग्रसित होगी, वो बीमार होगा भाई, ठीक है ना ये। अब दूसरा कॉन्सेप्ट फीमेल के पास आ जाते हैं हम लोग। फीमेल के पास क्या होता है, यक्स और यक्स होता है, यही होता है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, अर्थात इनमें सब होते हैं। तो अगर इनके एक यक्स पर तो जीन एक्टिवेट है हीमोफीलिया का, दूसरे पर नहीं एक्टिवेट है, तब ये जो लड़की होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कैरियर, यानी कि वाहक,
ठीक है ना, वाहक लड़की। तो अब वाहक किसे कहते हैं? अब वाहक उसे बोला जाता है, अर्थात ऐसा जीन, जो जीन तो उस क्रोमोसोम पर उपस्थित है लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं शो कर पा रही है। अर्थात नेक्स्ट जनरेशन में, और जिसके पास, जैसे ये लड़की है, इस लड़की के पास हीमोफीलिया का जीन तो सक्रिय है, एक एक पर है, दूसरे पर नहीं है। इसका मतलब वो लक्षण उसमें शो नहीं कर रहा है, अर्थात जब इस लड़की को चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट होगा। वाहक का मतलब सक्रिय है बट परिलक्षित नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर एक यक्ष पर जीन एक्टिवेट है, दूसरे पर जीन नहीं है या नहीं एक्टिवेट है, तो उस अवस्था को हम लोग वाहक कहते हैं, कैरियर कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक ये हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है यहाँ पर, भाई यक्ष यक्ष होता, इसमें अगर दोनों यक्ष पर हीमोफीलिया का जीन एक्टिवेट है, इसका मतलब वो लड़की क्या होगी, लड़की भाई कैसी हो जाएगी, ग्रसित हो जाएगी, अर्थात उसको हीमोफीलिया हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल या जो आपको सवाल है इसी पर लगे। आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में कहते हैं, एक एग्जाम्पल देखें एक सवाल का, भाई ऐसे आप अपने आप से एग्जाम्पल बना के कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, एक सामान्य सामान्य क्या, वाहक महिला, एक वाहक स्त्री का विवाह, वाहक स्त्री का विवाह एक ग्रसित नर से होता है, नर से होता है, तो उनकी संतति में हीमोफीलिया की क्या संभावनाएं होंगी, ये आपको दिखाना है। तो जैसे अब देखो भाई, अगर नर ग्रसित है इसका मतलब नर के पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेल क्रोमोसोम, मेल का जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम क्या है, XY होता है। तो नर क्या है, ग्रसित है, नर क्या है, ग्रसित है। तो नर ग्रसित होगा, इसका मतलब यहां पर हम यच लिख देते हैं, यच, ठीक है ना, ऐसे यहां पर लिख देते हैं यच। यच का मतलब क्या हो गया, इस यक्ष पर हीमोफीलिया का जीन एक्टिवेट है, ठीक है यहां तक। अब ये हो गया। अब दूसरी तरफ फीमेल है भाई, फीमेल में क्या होगा, फीमेल क्या है भाई, वाहक। तो वाहक फीमेल का मतलब क्या हो गया, उसके दोनों यक्ष क्रोमोसोम में से एक यक्ष क्रोमोसोम पर क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाहक यानी यक्ष पर यक्ष और एक सक्रिय नहीं है, तो इनके बीच में जब संयुग्मन होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आपको पुनेट की चौखाने विधि याद आनी चाहिए भाई। पुनेट की चौखाने विधि क्या थी, 4 खाने थे उसमें, तो 4 खाने क्या थे, आइए देखते हैं इसमें। आप भी 4 खाना बना लीजिए ऐसे, इस तरह से, ऐसे। बात गौर से आप कंटिन्यू देखेंगे तो सारी बातें समझ आएगी। अगर भाई थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो इधर लिखते हैं किसको भाई, मेल, और इधर लिख देते हैं फीमेल। तो मेल क्या है भाई, यक्स एच वाई, फीमेल क्या है, यक्स एच यक्स, ठीक है। इनको दूसरे कलर से लिख देते हैं जिससे आपको पता चलता रहे, यानी यक्स एच यक्स, मतलब ये वाहक स्त्री और ग्रसित मेल। तो अब इनका और इनका, यक्स एच और यक्स एच मतलब ये भी और ये, और फिर इनका इनके साथ यक्स एच वाई, फिर इनका इनके साथ यक्स एच यक्स, फिर इनका इनके साथ यक्स वाई। अब आप यहां से बिल्कुल देख पा रहे होंगे, अगर दोनों यक्ष पर हीमोफीलिया का जीन एक्टिव होगा,
सक्रिय होगा तो इसका मतलब वो लड़की क्या होगी, ग्रसित होगी। ठीक है ना, ये लड़की है, लड़की का मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं जी, गर्ल, क्या है ये, बीमार है यानी ग्रसित है। ये कैसा है, लड़का है, लड़का का मतलब बी, और ये भी कैसा है, ग्रसित है, क्योंकि इसके एक ही यक्ष होता है इस पर, और उस यक्ष पर हीमोफीलिया का जीन एक्टिवेट है। यहाँ पर क्या है, ये लड़की तो है लेकिन कैसी है, वाहक है, क्योंकि इसके एक यक्ष पर जीन है, दूसरे यक्ष पर जीन नहीं एक्टिवेट है। और ये कैसा है, बी तो है बट कैसा, सामान्य है, अर्थात इसको हीमोफीलिया का रोग नहीं हुआ। तो ये आपको नॉर्मल, आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए बात। अब ऐसे ही आप अन्य एग्जाम्पल अपने आप से बना सकते हैं। यहाँ पर एक बार ग्रसित स्त्री कर दो, एक बार सामान्य स्त्री करके, मतलब ऐसे ही सवाल आप चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। आपको नेक्स्ट टॉपिक, इसकी दूसरी डिजीज कलर ब्लाइंडनेस आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।